हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस हेल्थ टॉक। एसएस हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको हम लोग आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। आर्थराइटिस एक सर्टेन एज के बाद हम लोगों के बॉडी में दिखाई देते हैं और ये डिटेल डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर सागर जायसवाल, एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए तो आपको पूरे इन्फॉर्मेशन मिलेगा आर्थराइटिस के बारे में। अगर वीडियो सही में आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो डॉक्टर सागर, वेलकम टू एसएस हेल्थ टॉक। सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी कोई कॉमन मैन डॉक्टर के पास जाते हैं ऐसे घुटने का बीमारी लेके और उनको पता चलता है उनको आर्थराइटिस हुआ है, तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी लोगों को नहीं समझ में आता है। तो आप कॉमन मैन के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता सकते हैं कि आर्थराइटिस होता क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर सागर जायसवाल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा और आभार मानूंगा मिस्टर संजय जिन्होंने मुझे मौका दिया आर्थराइटिस के बारे में अवेयरनेस और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो देखिए, हमें पता है कि आज दुनिया में 40 साल की उम्र के बाद कम से कम 70% लोग जो है वो आर्थराइटिस के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्थराइटिस यानी कि क्या। आर्थराइटिस का मतलब है कोई भी जो जोड़े मतलब सांधे, जॉइंट्स, बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स है उनका ख़राब हो जाना। ख़राब होना मतलब एग्जैक्टली क्या? ख़राब होने का मतलब होता है इसकी झीज हो जाना। झीज यानी कि वो जो जॉइंट्स होते हैं वो घिस जाना। अब जॉइंट घिस जाना ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, किसी और डिसीज़ के होने की वजह से ये जो डिसीज़ प्रोसेस है ये जल्दी आ सकती है बॉडी में, लेकिन हम जनरली हमारे लाइफ में जॉइंट ख़राब होना एक नॉर्मल प्रोसेस है एक उम्र के बाद। कभी किसी को वो 50 साल के बाद में होगा, किसी को 60 साल के बाद में होगा, किसी को 70 साल के बाद में होगा। ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को इसी उम्र के बाद अब आर्थराइटिस हो जाएगा। तो आर्थराइटिस में क्या होता है, हमारा जो जॉइंट होते हैं वो घिस जाते हैं। ये देखिए, उदाहरण के लिए ये हमारा जॉइंट है, ये है घुटने का जॉइंट। क्या आप देख सकते हैं? ये है घुटने का जॉइंट। घुटने का जॉइंट जो है वो बनता है 3 हड्डियों से। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी घुटने की कटोरी ख़राब हो चुकी है या घुटने की कटोरी में दर्द हो रहा है, तो यह वो कटोरी होती है। अगर हम इसको बाजू में कर दें देखने के लिए, तो ये ऊपर की जो हड्डी होती है वो हमारी मांडी की हड्डी होती है, थाई बोन होते हैं, और नीचे की जो हड्डी होती है जिसे हम लेग बोन कहते हैं। तो ये 3 हड्डियाँ मिलके हमारा जॉइंट बनता है, घुटने का जॉइंट। और ये जब मूवमेंट होती है तो इस तरह की मूवमेंट होती है, राइट। तो ये मूवमेंट जो होती है नॉर्मली हमारे लिए पेनफुल नहीं होती है, क्योंकि इसका जो सरफेस है ये इंटैक्ट होता है, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। और उसी तरह इसके साथ साथ में जॉइंट के अंदर एक ऑयल होता है जिसे हम लुब्रिकेंट कहते हैं, वो होता है। तो बढ़ती उम्र के हिसाब से क्या चेंजेस होते हैं, एक तो हमारा ये ऑयल कम होता है, दूसरी बात ये जो जॉइंट सरफेस है ये वीक हो जाते हैं, और ये जो जॉइंट सरफेस है ये एक बार डैमेज होने के बाद में फिर से रिपेयर नहीं होते। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी डॉक्टर या कोई भी बाहर का आदमी आपको कहता है कि तुम्हारा घिसा हुआ जॉइंट यानी कि आर्थराइटिक जॉइंट को मैं ठीक कर दूंगा, तो वो एब्सोल्युटली आपसे रॉन्ग कह रहा है। तो ये हुआ हमारा घुटना खराब। आर्थराइटिस क्या होता है, घुटना खराब होता है तो उसमें एग्जैक्टली क्या होता है। थैंक यू डॉक्टर सागर, बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज में आपने इस चीज़ को समझाया। तो अभी जैसे ऑटोमेटिकली सेकेंड क्वेश्चन मेरा आ जाता है कि ये क्यों होता है। मतलब आर्थराइटिस अगर आपने एक्सप्लेन किया क्या है आर्थराइटिस, अभी आपको मैं पूछना चाहता हूँ आर्थराइटिस होता क्यों है। तो देखिए, इसके 2 कारण तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ साथ अपना घुटना या कोई भी जोड़ा है वो ख़राब होता है, घिस जाता है। दूसरा है किसी चीज़ की वजह से, एक्सीडेंट कहिए या गिरने की वजह से कहिए, हमारे घुटने में इंजरी हो जाना, जिसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज हो गया। इन जॉइंट सरफेस को हम कार्टिलेज कहते हैं, ये डैमेज हो जाना। तो ये दिस कैन हैपन एनीथिंग, एक्सीडेंट बोलो, फॉल डाउन बोलो, या किसी ने धड़क दे दिया है बोलो। इसके अलावा जो कुछ कारण है उसमें आते हैं आदमी का वज़न ज़्यादा होना, जिसे हम ओवरवेट कहते हैं या ओबेसिटी कहते हैं। ज़्यादा वेट होने से हमारे घुटनों पर ज़्यादा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से घुटना और घिस जाता है और ख़राब होता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो और एक कॉज है, जैसे कि रिपीटेड एक्टिविटीज़, जैसे कि मार्च करना। जैसे हमारे जो सोल्जर्स लोग हैं
या पुलिस कर्मचारी जो है, इनके घुटने रिपीटेड मार्च से, ओवर एक्टिविटी से वो घुटने जल्दी ख़राब होते हैं। जो हेवी एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, खेलते खेलते अगर घुटना ट्विस्ट हो जाए और एक आधा लिगामेंट इंजर हो जाए तो सेकेंडरीली उनका घुटना ख़राब हो सकता है। तीसरा ऐसा कॉज है जैसे कि जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल्स है, जैसे कि एक जगह पे बैठे रहना या एक जगह पे ज़्यादा देर खड़े रहना, लाइक हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स है या कोई शॉप्स पे बैठते हैं, ज़्यादा देर खड़े रहना, यह भी एक घुटने के ख़राब होने के कारण में आता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो घुटने को ख़राब करने में मदद करती है, जैसे कि डायबिटीज़ है जिसको हम डायबिटिक आर्थ्रोपैथी कहते हैं, जैसे कि गाउट की बीमारी है जिसमें ब्लड के अंदर सीरम यूरिक एसिड की मात्रा ये एक लेवल से बढ़ जाती है, उसमें भी घुटना ख़राब हो सकता है। इसके अलावा और एक बीमारी है जो आप लोग बहुत ज़्यादा सुना होगा इस बारे में, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जैसे संधिवात। संधिवात ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि किसको होगा किसको नहीं होगा, ये किसी को भी हो सकता है। इसमें भी घुटना ख़राब होता है और घुटना खींच जाता है। तो ऐसे ये कारणों की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन ये 4 से 5 जो मुख्य कारण है जो हमारे घुटने को ख़राब कर सकते हैं, हमारे घुटने को डैमेज करके आर्थराइटिस कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, इतना अच्छे से आपने ये दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने जिस सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को समझाया। तो जैसे मैं अभी सेकंड ये सोच रहा था कि अगर किसी को आर्थराइटिस हो गया तो डॉक्टर के पास जाना है, तो ना होने के लिए ऐसे कुछ घरेलू उपाय है जिसको हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए, जिसकी वजह से ऐसे आर्थराइटिस अगर होगा भी तो काफ़ी टाइम के बाद हो जाए, तो कुछ घरेलू उपाय है जिसको हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए आर्थराइटिस को अवॉइड करने के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, जो कारण है हमें उसी के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि मैंने आपको एक कारण बताया कि ओबेसिटी, बॉडी का वेट ज़्यादा होना, ये एक मुख्य कारण है घुटना घिसने के लिए। तो ऑटोमेटिकली हमारा पर्पज़ ये होता है कि बॉडी का वेट ये कम किया जाए। बॉडी का वेट कम करने से ऑटोमेटिकली घुटने पे आने वाला प्रेशर, घुटने पे आने वाला वज़न कम होगा, तो उसकी घिसाई भी कम होगी और आपका घुटना ख़राब होने से बच जाएगा, या फिर उतना डैमेज उतनी एक्सटेंट में नहीं होगा जितना आपकी कम उम्र में होने वाला है। दूसरा उपाय यह है कि जैसे जो अदर बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल आप डायबिटीज़ पकड़ो, उसमें भी आर्थ्रोपैथी और आर्थराइटिस हो सकता है, या दूसरी ऐसी बहुत सी चीज़ें, गाउटी आर्थराइटिस है, सीरम में यूरिक एसिड बढ़ने से भी आर्थराइटिस हो सकता है। तो हमारा काम है कि यूरिक एसिड के लेवल को ना बढ़ने दिया जाए। तो इसके लिए उपाय बहुत सारे हैं, आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक संक्षिप्त बता सकता हूँ कि प्रोटीन युक्त डाइट कम खाना होता है, अल्कोहल बेवरेजेस कम करना होती है, जिसकी वजह से सीरम यूरिक एसिड की लेवल कम हो सके। दूसरा कारण जो मैंने आपको बताया डिसीज़ के अंडर में, लाइक डायबिटीज़, तो आपको सबको पता है कि डायबिटीज़ शुगर की मात्रा हमें ब्लड में कम रखनी है। तो उसके लिए तुम एक तो एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे बॉडी की शुगर लेवल मेंटेन रहे, एक नैरो रेंज में रहे जो नॉर्मल कही जाती है। दूसरे है कि आप डायबिटीज़ के मेडिकेशंस पे, यानी अगर दवाओं पे निर्भरित हो तो उसका डोज आप रेगुलर ले सकते हैं, अपने कंसल्टेंट से संपर्क करें। तीसरी जो बात है, देखिए बहुत से लोगों में आर्थराइटिस किस वजह से होता है, कंटिन्यूस एक जगह पर बैठने से। फॉर एग्जांपल देखिए, जो कंप्यूटर में बैठते हैं 3-3, 4-4 घंटे कंप्यूटर में बैठते हैं, या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स जो है जो रातों रात खड़े रहते हैं, या फिर जो शॉपकीपर्स है जो कंटिन्यूस एक जगह पर बैठे होते हैं, तो इनका जो बैठने का जो ड्यूरेशन है, जो अंतर ये बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो उनकी मांसपेशियाँ है, थाई की मांसपेशियाँ और अपनी लेग की मांसपेशियाँ ये कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो चलते हैं तो घुटने की घिसन बढ़ जाती है। तो इस पे उपाय, घर बैठे उपाय ये है कि आप एक जगह पे ज़्यादा देर ना बैठें। यदि आपका व्यवसाय वैसा है कि आपको बैठना ही है, तो आप निरंतर अंतर में, फॉर एग्जांपल आप कहिए 1 घंटे में, आधे घंटे में या 1.5 घंटे में थोड़ा चल के आइए, थोड़ा घूम के आइए, या फिर जगह पर बैठे बैठे हैं आप अपने घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। घुटना स्ट्रेट करना एक, या अपनी मांसपेशी को खिंचाव लाना, जिसे हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहते हैं। पैर की मसल्स यानी कि मांसपेशी और थाई की मसल्स, इनको वर्क में लाना है, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो तुम्हारा बैलेंस बढ़ेगा। बैलेंस बढ़ेगा तो घुटने की घिसाई उतनी नहीं होती है। हाँ, इसके आगे का अगर रेमेडी आपको मैं बताया जाए तो आप घर पर भी रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो या फिर घर पहुंचने के बाद आफ्टर योर वर्क आप एक एक्सरसाइज शेड्यूल बना सकते हो। आप 20 to 25 मिनट्स आप सुबह और शाम दे सकते हो। जैसे कि थोड़ा वॉकिंग हो गया है, क्वाड्रिसेप्स मसल जो हम कहते हैं थाई मसल्स, उसकी एक्सरसाइज हो चुकी है। जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है जो हमारे बैक ऑफ द थाई में होती है, उसकी पावर बढ़ाने की मसल्स हो सकती है। ये सब मसल्स जब एक दूसरे के साथ में कंप्लीमेंट्री
एक्ट करती है तो हमारा घुटने का एक्सिस मेंटेन रहता है और जिसकी वजह से घिसाई कम होती है। तो थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से ये सारे चीज़ को हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग करा दिया। तो अभी मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी को आर्थराइटिस हो गया तो उनको क्या ट्रीटमेंट फैसिलिटी मिल सकता है, क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है इस चीज़ को ठीक करने के लिए, तो ये आप बता देंगे तो लोगों को बहुत हेल्प होगा। ओके, यस। तो आपने जो फाइनल कहा है कि अब अगर घुटना घिस जाए तो उस पर हम ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए ट्रीटमेंट को हमने एक स्टेज के हिसाब से पार्ट्स में डिवाइड किया है। सब पेशेंट्स का, सभी रोगियों का घुटना एक जैसा नहीं घिसता है और सभी आर्थराइटिस एक स्टेज में नहीं होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन उनकी स्टेज कौन सी है, निर्भर करता है कि उनके घुटने की घिसाई कितने प्रतिशत हुई है, कितनी ख़राब हुई है। तो सबसे पहली अगर जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी है, यानी अगर किसी को ठीक करना है या उनको बताना है, तो पहली स्टेज है सबसे पहले कि तुम मेडिकेशंस ले सकते हैं, यानी कि दवाई की सहायता ले सकते हैं। यह कब उपयोगी पड़ता है, तो ये उपयोगी पड़ता है स्टेज 1 और स्टेज 2 में। जैसे कि अगर तुम अर्ली चेंजेस हुए हैं बॉडी में और घुटने के अंदर, तो तुम कुछ दवाई ले सकते हो, जैसे कि पेन किलर हो चुका है, या फिर आप ओरली ऐसे ड्रग्स ले सकते हो कि जो आपके घुटने की जो सूजन है, जो इन्फ्लेमेशन है वो कम कर सकते हैं, जिसे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। उसके अलग अलग क्लासेस है। या फिर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स मतलब इस घुटने की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जिस तरह से हमारी अगर इस दीवार का प्लास्टर निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर सीमेंट लगा के उसके ऊपर उस पर सफाई कर देते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारे इस घुटने का अगर कुछ पोर्शन निकल जाता है तो भाई इसको रिपेयर तो हम कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ चिपकाया जाए, कुछ लगाया जाए, तो ये इसकी घिसाई थोड़ी कम हो सकती है और होने वाली तकलीफ थोड़ी कम हो सकती है। तो ये कैसे होता है, इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्स, जिसमें आते हैं कोलेजन सप्लीमेंट्स। जैसे कोलेजन टाइप 2 आपने बहुत बार सुना होगा, कंसल्टेंट्स को जो सप्लीमेंट देते हैं। जैसे हमारी ये दीवार जो है किसी पे टिकी हुई है, किसी नींव पे टिकी हुई है, तो उसके जगह पे हम देते हैं ओरल सप्लीमेंट में कैल्शियम आता है, विटामिन डी आते हैं, मल्टी विटामिन आते हैं, और अभी जो मैंने आपको बताया है कोलेजन टाइप 2 कोलेजन नामक एक जो दवाई होती है वो बहुत ही उपयोगी है। लेकिन इन दवाओं का असर तभी होता है स्टेज 1 और स्टेज 2 में। एक लिमिट के बाद में, एक अंतर के बाद में ये दवाई उतनी काम नहीं करती जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं या जितने हम अपेक्षा करते हैं। तो पहला रेमेडी हो गया आपका दवाइयों से, जो हम ओरली लेते हैं। दूसरी रेमेडी ऐसी है, एक्चुअली ये कोई स्टेप नहीं है, ये तुम्हें साइमल्टेनियसली करना होता है। स्टेप जो बताया आपको मैंने मेडिकेशन, दूसरी स्टेप से एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज के कई प्रकार हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब उसके शब्दों में ही है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपको मॉडिफाई होना है, या आप हो सके अगर पॉसिबल है तो आप अपना ऑक्यूपेशन भी चेंज कर सकते हैं, या फिर उसी ऑक्यूपेशन में रह के आप अपने चलने, उठने, बैठने जो ढंग है उसमें आप थोड़ा बदलाव करें तो घुटनों की घिसन कम की जा सकती है या उससे बढ़ना रोका जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से बैठना है, हमें वेस्टर्न टॉयलेट और वेस्टर्न कमोड यूज़ करना है, ना कि नीचे बैठना है। नीचे जो हम पलाटी मार के बैठते हैं, जिसे हम मराठी में मांडी मारना कहते हैं, मांडी मार के नहीं बैठना चाहिए, क्रॉस लेग नहीं बैठना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जॉइंट के ऊपर आने वाला प्रेशर बढ़ जाता है और उसी की वजह से हमारा घर्षण होता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये एक मॉडलिटी है जो आप उससे वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। दूसरी एक्सरसाइज मॉडलिटी होती है नी जॉइंट के एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस कई प्रकार के हैं। मैंने आपको बताया कि हमें जो मसल्स अराउंड द जॉइंट है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाना है, जिसकी वजह से एक एक्सिस मेंटेन रहे और जॉइंट की मोबिलिटी मेंटेन रहे। मोबिलिटी यानी कि स्टीफनेस, जॉइंट जो बोलते हैं मेरा घुटना जकड़ गया है, तो वो जकड़ना हमें कम करना होता है। जकड़ना कम हो जाएगा तो अपने आप जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ेगी, ऊपर और नीचे की मसल्स का बैलेंस बढ़ेगा और अल्टीमेटली तुम्हारा घुटने की घिसन कम हो जाएगी। अगर तुम इस स्टेज को पार कर चुके हो और थोड़ा आगे बढ़ चुके, स्टेज 2 या स्टेज 3 में गए हो, तो तीसरी मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऐसी है कि हम कुछ इंजेक्शंस देते हैं डायरेक्टली इस घुटने के अंदर। ये बहुत बड़ा मिथ है कि घुटने के अंदर इंजेक्शन देने से घुटना ख़राब हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, इन्होंने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से इंट्रा आर्टिकुलर यानी कि घुटने के अंदर दिए जाने वाले इंजेक्शंस के फ़ायदा होता है एक पर्टिकुलर स्टेज में। तो यहाँ पे दो प्रकार के इंजेक्शंस है, एक होता है स्टीरॉयड इंजेक्शंस और दूसरा है एक प्रकार का लुब्रिकेंट, जैसे हाइलोनिक एसिड या ग्लूकोजामाइन के जो इंजेक्शंस होते हैं लिक्विड, हम वो लिक्विड को घुटने के अंदर डालते हैं।
जैसे हमारे मोटरसाइकिल में या किसी भी वाहन के अंदर एक ग्रीस होता है, ऑयल होता है, जिसकी वजह से उसकी घर्षण या घिसाई कम होती है, उसी तरह का एक जो नेचुरल हमारे बॉडी के साथ में मिलजुलने वाला ऑयल या लुब्रिकेंट हम जॉइंट के अंदर डालते हैं। स्टीरॉयड का इंजेक्शन भी दे सकते हैं, बट स्टीरॉयड का इंजेक्शन का फ़ायदे हैं और एक नुकसान भी है। हम किसी डायबिटिक पेशेंट को जनरली स्टीरॉयड का इंजेक्शन घुटने के अंदर नहीं देते, या कोई ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें स्टीरॉयड के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। लेकिन स्टीरॉयड्स का फ़ायदा ये भी है कि स्टीरॉयड्स में इमीडिएट रिलीफ मिलता है, यह सस्ता ट्रीटमेंट ऑप्शन है और वो इमीडिएट उसका फंक्शन ही है एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो तुम्हें पेन और उसकी सूजन कम हो जाती है। लेकिन इंजेक्शंस इस मोडेलिटी का एक ये है कि आपको वो रेगुलर लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने इंजेक्शन ले लिया और आपका घुटना अच्छा हो गया या फिर वो लाइफ टाइम आपका दुखना बदल जाएगा, नहीं। शायद से किसी को वो 3 महीने बाद फिर से लेना पड़े, किसी को 6 महीने बाद फिर से लेना पड़े, या किसी का घुटना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा तो सिम्टम रिलीफ के लिए तुम्हें शायद से वो हर महीने भी लेना पड़े। वो डिपेंड करता है हमारे पेशेंट के प्रोफाइल के हिसाब से और घुटने की जो ख़राब होने की जो मात्रा है उसके हिसाब से। अब आप कहोगे डॉक्टर साहब, अगर घुटना पूरा ही ख़राब हो चुका है और कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो तुम्हारे पास में सिर्फ एक आखिरी ऑप्शन बचा है, जब हम पेशेंट को ऑप्शन देते हैं कि अब आप अपना घुटना बदल दीजिए। घुटना बदल देने का मतलब होता है, ये जो है इसको हम इंग्लिश में टोटल नी रिप्लेसमेंट या टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए, जो हड्डी का जो सरफेस है, जो भाग एक दूसरे के संपर्क में आता है, वहीं पे तुम्हें दर्द होता है। तो हम ये घिसाई वाला जो भाग है, इसको हमारे सर्जिकल टेक्निक से हम काट के यहाँ पे स्टील का या हमारा जो अलाय होता है स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के हिसाब से, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन होती है उसकी, तो हम इसको काट के वहाँ पे वो फिट करते हैं। और दूसरा ऐसा है, ये तीनों सरफेस पे हो सकता है। अगर लगता है कि हमारा ये दोनों सरफेस ख़राब हुए हैं तो हम वो बदल सकते हैं। अगर हमें लगता है कि तुम्हारी घुटने की कटोरी भी ख़राब हो चुकी है तो हम वह भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये डॉक्टर के एक्सपीरियंस और ओपिनियन पे डिपेंड करता है कि उन्हें कितना पोर्शन रिप्लेस करना है। उसी के हिसाब से ऑपरेशन के नाम बदलते हैं, जैसे कि यूनिकॉन्डाइल रिप्लेसमेंट या फिर बाय कंपार्टमेंट रिप्लेसमेंट या फिर ट्राई कंपार्टमेंट रिप्लेसमेंट। तो इस तरह से हमने आज जाना है आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस क्या होता है, आर्थराइटिस क्यों होता है, आर्थराइटिस को प्रिवेंट करना है या फिर उसकी जो सीवियरिटी है, उसकी जो तकलीफ़ है उसे कम करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हमारे पास में अगर कोई उपाय नहीं बचा है तो फिर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑप्शन अपना सकते हैं क्या, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सागर, आपको ये कीमती टाइम ऐसे सेल्फ टॉक को देने के लिए, और आपने इतने अच्छे से इस चीज़ को समझाया तो काफ़ी सारे लोगों का जो डाउट रहता है आर्थराइटिस लेके वो क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो सही में आपको हेल्प हुआ है, अगर आपको लगे कि कोई है आपके नोन जिसको इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए। और इस चैनल के हेल्थ एंड हेल्थ केयर रिलेटेड वीडियोज़ अपडेट होता है मल्टीपल डॉक्टर्स के साथ मल्टीपल डिजीज़ लेके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।